हेलो, मैं दिवाकर गुप्ता मोविशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हुए हैं कि गणराज्य क्या है। हम लोग कहते हैं भारत का राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है, तो गणराज्य होता क्या है? क्या किसी लोकतांत्रिक देश के लिए गणराज्य का होना अनिवार्य है? किसी लोकतांत्रिक देश के लिए गणराज्य का होना अनिवार्य है या गणराज्य प्रकृति होने के लिए लोकतंत्र का होना अनिवार्य है? तो हम लोग देखें तो किसी भी राज्य को गणराज्य होने के लिए उसका लोकतंत्र का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे चाइना के राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। इसी प्रकार किसी भी लोकतंत्र का सदैव गणराज्य होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी लोकतंत्र का सदैव गणराज्य होना अनिवार्य नहीं है। ब्रिटेन, भूटान देखा जाए, ब्रिटेन और भूटान में डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहां मोनार्की व्यवस्था है, वंशानुगत शासन है। इसका मतलब वहां गणराज्य नहीं है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सुदृढ़ता उसके गणराज्य होने से अधिक प्रभावशाली हो जाती है, जैसे भारत एवं अमेरिका। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाना हो तो अगर राजनीतिक प्रकृति गणराज्य हो जाए तो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी और बढ़िया हो जाता है। इसलिए भारत और अमेरिका में गणराज्य प्रकृति को अपनाया गया है। भूटान और ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। चाइना गणराज्य है लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसका मतलब गणराज्य के लिए लोकतंत्र का होना अनिवार्य नहीं है, लोकतंत्र के लिए गणराज्य का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर लोकतंत्र के साथ गणराज्य हो जाता है तो उसकी लोकतांत्रिक प्रकृति को और सुदृढ़ता या मजबूती या बल मिलता है। इसलिए भारत और अमेरिका में लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब प्रश्न उठता है कि गणराज्य क्या होता है? सामान्य परिभाषा देखा जाए तो गणराज्य क्या है? भारत एक राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो देश में विधि का शासन है, भारत में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। संविधान का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है और अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग और प्रधान होता है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप में तो कहीं राष्ट्र शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 1 और 52 को एक साथ अध्ययन करें। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है। संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति है। संसद का प्रधान भारत का राष्ट्रपति है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान भारत का राष्ट्रपति है 53 में। तो यह हम लोग कह सकते हैं कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी भारत का राष्ट्रपति है। ऐसे सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय सीमा के लिए जनता के द्वारा चुना जाना गणराज्य कहलाता है। ऐसे सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य कहलाता है। इसका मतलब कि भारत में शासन राज्य का नहीं है, शासन गण का है, जनता का है। जनता का राज्य है हमारे देश में। हमारे देश में राज्य का शासन नहीं है, गण का राज्य है और भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो अब देखा जाए, अब तो कंफर्म हो गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो देखा जाए कि राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दो पहलू लेकर चल रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तो पहला प्रश्न उठता है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है? तो चुनाव होता है गणराज्य होने के कारण, गणराज्य होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन भारत में संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत में अडॉप्ट किया गया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में देश की जनता का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो यदि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता तो देश की जनता के दो नेता होते, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, ओवरलैपिंग हो सकता था, डुप्लीकेशन हो सकता था। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस ओवरलैपिंग को, इस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हमारे यहां राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट कराया गया, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का नेता प्रधानमंत्री होगा, यह पहले से क्लियर है पार्लियामेंट्री सिस्टम होने का। तो यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा तो देश की जनता के दो नेता होंगे, तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों के कार्यों में ओवरलैपिंग होगा, दोनों के कार्यों के बीच डुप्लीकेशन होगा। इसलिए इन सभी चीजों को रोकने के लिए भारतीय संविधान सभा ने, भारत का संविधान ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था किया है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होगा। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है गणराज्य होने के कारण, तो गणराज्य में गण का राज्य है और गण मीन्स होता है जनता। गण मीन्स जनता। किसका राज्य है? जनता का राज्य है। हमारे यहां राज्य का शासन नहीं है, जनता का शासन है। गणराज्य, गण मीन्स जनता, जनता का राज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गण को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करता, गण को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो व्यक्ति गणराज्य के प्रधान के चुनाव में भाग नहीं लेगा। इसलिए आप लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग नहीं लेता, क्योंकि नॉमिनेटेड पर्सन ना तो डायरेक्ट रूप से गण को रिप्रेजेंट करता, ना इनडायरेक्ट रूप से गण को रिप्रेजेंट करता, जबकि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रधान है। गण मीन्स जनता। इसलिए जो जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रेजेंट नहीं करेगा, प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, वो पर्सन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रधान है। इसलिए जो गण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिप्रेजेंट नहीं करता, वो गणराज्य के प्रधान राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है गणराज्य होने के कारण। गणराज्य, गण मीन्स जनता, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनको शामिल नहीं किया गया जो गण को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग नहीं लेता। तो यदि आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग क्यों नहीं लेता है, तो समझ में आएगा कि नॉमिनेटेड पर्सन जो होगा वो न तो गण को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता और न ही गण को इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करता, इसलिए गणराज्य के प्रधान के चुनाव में भाग नहीं लेता है। यह हमारे यहां व्यवस्था। इसका मतलब नॉमिनेटेड पर्सन भाग नहीं लेगा। अभी में बहुत सारे मुद्दे होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग तो नहीं लेता, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक महाभियोग प्रस्ताव है। उस महाभियोग प्रस्ताव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग क्यों लेता है, इसको भी मुद्दा लेकर चलेंगे। अभी दूसरा एक और मुद्दा हमारे पास है कि विधानसभा, राज्यों की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेती है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव जैसी प्रक्रिया में विधानसभाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है, इस मुद्दे को लेकर भी चलेंगे हम लोग। लेकिन अभी आप लोग केवल इतना समझना था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है गणराज्य होने के कारण, और चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों होता है, तो हम लोग क्लियर कर लिए संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में देश की जनता का नेता, देश की जनता का नेता प्रधानमंत्री होता है। यह कंफर्म है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता, इसका मतलब होता कि देश की जनता के दो नेता होते। तो अगर देश की जनता के दो नेता होंगे तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों के कार्यों में ओवरलैपिंग होगा, दोनों के कार्यों के बीच डुप्लीकेशन होगा। इसलिए इन सारी समस्याओं का निपटने के लिए हमारे यहां यही व्यवस्था किया गया कि इसका चुनाव डायरेक्ट ना करा करके इनडायरेक्ट करा जाए, क्योंकि देश में है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम। यह व्यवस्था हम लोगों ने समझा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव इनडायरेक्ट होता है, तो गणराज्य होने के कारण चुनाव होता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग क्यों नहीं लेता। कंफर्म हो गया होगा क्योंकि गण को न डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता और न ही गण को इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करता, जबकि भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रधान है, इसलिए नॉमिनेटेड पर्सन को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरी बात, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो जो जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उस संप्रभुता को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उस संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, इसलिए उसके चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है और भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो जो जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसको राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए नॉमिनेटेड सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। हमारे यहां सिद्ध करता है कि भारत का एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, और भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है। इसलिए जो संप्रभुता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, भाग लेने का अधिकार नहीं है। सिद्ध करता कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र का संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य क्यों भाग लेता है। अब समझा जाए, आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत संघ है राज्यों का, यूनियन ऑफ स्टेट। यह आर्टिकल 1 में लिखा है।
और आर्टिकल 52 में लिखा है कि राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। हर कंडीशन में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। हर कंडीशन में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 1 और 52 को एक साथ अगर अध्ययन किया जाए तो भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। अनुच्छेद 1 कहता भारत संघ है राज्यों का, और अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। तो 1 और 52 का एक साथ अध्ययन किया जाए, दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं तो सिद्ध करता कि भारत एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। इसका मतलब है कि राज्य क्यों भाग लिया चुनाव में? राज्य ने चुनाव में भाग इसलिए लिया क्योंकि भारत एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों को भी शामिल किया गया है। दिमाग लगाना है। 1 और 52 का अध्ययन करने से सिद्ध होता कि भारत एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है। तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव होने के कारण राज्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बना, संघ और राज्य दोनों की सहभागिता है, इसलिए निर्वाचक मंडल में राज्यों को भी शामिल किया गया। लेकिन वो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का भी प्रधान है, इसलिए उस निर्वाचक मंडल में नॉमिनेटेड विधायकों को मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉमिनेटेड विधायक है तो गण को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए गणराज्य के चुनाव में, गणराज्य के प्रधान के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं रखता। तो राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों भाग लेते हैं? राज्य क्यों भाग लेता, कोई पूछे तो बताइए, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और भारत का राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भाग लेता है। लेकिन नॉमिनेटेड पर्सन राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों भाग नहीं लेता? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं है बल्कि भारतीय गणराज्य का प्रधान भी है, इसलिए जो गण को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वो गणराज्य के प्रधान के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, इसलिए नॉमिनेटेड विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब 2 प्रश्न बना, राज्य चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों लेता है? बोलो, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते। लेकिन नॉमिनेटेड विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेता? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं है बल्कि गणराज्य का प्रधान भी है, इसलिए गणराज्य होने के नाते नॉमिनेटेड विधायकों को भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटेड विधायक गण को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करते। कंफर्म हो गया? इसलिए हमारे यहां यह व्यवस्था की गई है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेता है राज्य भाग लेता है क्यों भाग लेता है? कंफर्म हो गया, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते। लेकिन नॉमिनेटेड विधायक क्यों भाग नहीं लेता? क्योंकि गणराज्य का भी चुनाव होने जा रहा है, गणराज्य का भी प्रधान है भारत का राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य का प्रदेश, नॉमिनेटेड विधायक भाग नहीं लेगा। लेकिन भारत एक राष्ट्र, उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, इसलिए राज्य भाग लेगा। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होने के कारण राज्य भाग लेगा, नॉमिनेटेड विधायक भाग क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भारतीय गणराज्य का भी प्रधान है, इसलिए गण को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए नॉमिनेटेड पर्सन को भाग लेने का अधिकार नहीं है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भाग तो लिया लेकिन महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि आर्टिकल 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी, हर कंडीशन में होगी, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनी होगी। 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी, इसका मतलब हर कंडीशन में संघ के लिए संसद का होना अनिवार्य है। तो जिस समय
लोकसभा भंग होगी उस समय संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम राज्यसभा करेगा। इसी कारण 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन बनाया गया है। आप लोग याद करते हैं कि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, आज से कंफर्म हो गया, क्योंकि 79 में कहा गया कि हर कंडीशन में संघ के लिए संसद का होना अनिवार्य है। और जिन देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां राष्ट्रपति लोअर हाउस को निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है। तो जिस समय लोअर हाउस लोकसभा भंग होगी उस समय संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम राज्यसभा करेगा। इसलिए अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन बनाया गया। कंडीशन कंफर्म हो गया। दूसरी बात, आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत संघ है राज्यों का, यूनियन ऑफ स्टेट। कब तक संघ है राज्यों का? जब तक भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था राज्यसभा होगी। जब तक राज्यसभा होगी तभी तक भारत परिसंघ होगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, परिसंघीय ढांचा होगा। तो भारत संघ है राज्यों का कब तक? जब तक संघ में राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था राज्यसभा होगी। इसलिए अगर राज्यसभा निर्धारित राज्यसभा भंग हो जाएगी तो भारत के परिसंघीय ढांचा पर क्वेश्चन मार्क। जबकि भारत का परिसंघीय ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है, तो भारत कैसा परिसंघीय फेडरल स्ट्रक्चर है। तो आर्टिकल 1 की पुष्टि कराने के लिए 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन बनाया गया। यदि आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा संसद का स्थायी सदन क्यों है, तो 2 अनुच्छेद के कारण, एक अनुच्छेद 1 और दूसरा आर्टिकल 79। आर्टिकल 1 संघ है राज्यों का कब तक? जब तक भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था राज्यसभा होगी। इसका मतलब भारत का संघ परिसंघ ढांचा कैसे परिसंघी है। अब परिसंघी ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसलिए आर्टिकल 1 की पुष्टि कराने के लिए 83 सब क्लॉज 1 में संसद का स्थायी सदन बनाया गया राज्यसभा। और दूसरा 79 में कहा गया कि हर कंडीशन में संघ के लिए संसद का होना अनिवार्य है। तो जिस समय लोकसभा भंग होगी उस समय संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। इसलिए 79 की पुष्टि कराने के लिए 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन बनाया गया। यह मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। मेन मुद्दा हमारा यह नहीं था, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, संसद का स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। क्यों है यह, इसके पीछे कारण। अब 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होगा। राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही संसद की गतिविधियों में भाग लेता। इसके बावजूद राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग प्रधान बनाया गया। तो 79 में संसद का प्रधान कौन है? यदि कोई पूछे तो संसद का प्रधान राष्ट्रपति है। संसद का प्रधान राष्ट्रपति है। संसद का प्रधान 79 में राष्ट्रपति है और संसद अपने प्रधान को हटाने के लिए रिस्पांसिबल है। राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद को है। संसद राष्ट्रपति को नहीं हटा रही है, संसद अपने प्रधान को हटा रही है। संसद अपने प्रधान को हटा रही है। तो संसद को, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद उत्तरदायी है, क्योंकि संसद अपने प्रधान को हटाने जा रहा है। संसद का अभिन्न अंग प्रधान राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद उत्तरदायी है। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद उत्तरदायी है, संसद अपने प्रधान को हटाने जा रहा है, तो संसद अपने जब प्रधान को हटाने की बात करता है, जितना प्रधान अपर हाउस का राष्ट्रपति है उतना ही प्रधान लोअर हाउस का भी राष्ट्रपति है। जब संसद अपने प्रधान को हटाने के लिए उत्तरदायी है
और संसद अपने प्रधान को हटाने जा रही है, तो जितना प्रधान राष्ट्रपति अपर हाउस का है उतना ही प्रधान राष्ट्रपति लोअर हाउस का है। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि संसद का अभिन्न अंग प्रधान राष्ट्रपति है। संसद अपने प्रधान को हटाने जा रहा है, तो जितना प्रधान राष्ट्रपति अपर हाउस का है उतना ही प्रधान राष्ट्रपति लोअर हाउस का है। इसलिए जितना अधिकार हटाने के लिए लोकसभा रखता है उतना ही अधिकार हटाने के लिए राज्यसभा रखता है। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह सदन के बाहर की बात हुआ। अब सदन के अंदर की बात करो तो संसद का अभिन्न अंग प्रधान राष्ट्रपति है, तो सदन के अंदर जितना प्रधान राष्ट्रपति इलेक्टेड मेंबर का है उतना ही प्रधान राष्ट्रपति नॉमिनेटेड मेंबर का भी होगा। इलेक्टेड मेंबर का प्रधान राष्ट्रपति होगा तो क्या नॉमिनेटेड संसद का प्रधान कोई दूसरा हो जाएगा क्या? इसका सदन के अंदर जितना प्रधान राष्ट्रपति इलेक्टेड संसद का है उतना ही प्रधान राष्ट्रपति नॉमिनेटेड संसद का भी होगा ना। इसलिए जब वोट पड़ेगा तो जितना अधिकार इलेक्टेड मेंबर रखता है उतना ही अधिकार नॉमिनेटेड रखता है। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव में नॉमिनेटेड पर्सन को शामिल किया गया, क्योंकि जितना अधिकार इलेक्टेड मेंबर रखता उतना ही अधिकार नॉमिनेटेड, जितना प्रधान इलेक्टेड का उतना ही प्रधान नॉमिनेटेड का। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव में नॉमिनेटेड पर्सन भी भाग लेता है, क्योंकि उसका भी प्रधान राष्ट्रपति है और इलेक्टेड का भी प्रधान राष्ट्रपति है। इसका मतलब चुनाव में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो राष्ट्रपति गणराज्य का प्रधान है, गणराज्य है, भारतीय गणराज्य का प्रधान है, इसलिए नॉमिनेटेड भाग नहीं लिया। लेकिन महाभियोग में क्यों नॉमिनेटेड भाग लिया? क्योंकि वो अपने प्रधान को हटाने जा रहा है, उस समय गणराज्य को नहीं प्रधान को हटाने जा रहा है, और जितना प्रधान इलेक्टेड मेंबर का है उतना ही प्रधान नॉमिनेटेड का है। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग लेता है। संयोग है, दुर्भाग्य कहिए कि आप लोगों को इस कंसेप्ट से कोई परिचय नहीं कराता है। आज हमारे यहां हिंदी मीडियम का रिजल्ट रुक गया। इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है कि हम लोग फैक्चुअल रटते हैं कि महाभियोग में भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड पर्सन भाग नहीं लेता। ये हम लोग याद कर लिए हैं, ये नहीं याद कर पाए कि क्यों नहीं लेता है। राज्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, क्यों? महाभियोग में क्यों नहीं लेता? और नॉमिनेटेड पर्सन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, लेकिन महाभियोग में क्यों लेता है, हटाने में क्यों लेता है? इन सब चीजों को अगर आप लोग ठीक से पढ़ें तो बढ़िया नंबर आ सकता है। कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, बढ़िया हो गया। अब राज्यसभा संसद का स्थायी सदन रटे तो है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों बनाया गया? कुछ तो कारण रहा होगा। दो बातों की पुष्टि करने के लिए, 79 की पुष्टि कराने के लिए 83 सब क्लाज 1 में राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, और आर्टिकल 1 की पुष्टि कराने के लिए 83 सब क्लाज राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसका भारत का संविधान का ढांचा कैसा? परिसंघी। अब परिसंघी संविधान, फेडरल स्ट्रक्चर, परिसंघी ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है, और फेडरल स्ट्रक्चर होने की पुष्टि करता है राज्यसभा। अब आगे जब हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे तो कई नेताओं के द्वारा कहा गया कि राज्यसभा की प्रासंगिकता अब समाप्त हो गई, राज्यसभा आप प्रासंगिक, क्यों राज्यसभा को समाप्त करते? यह भी तो अपने आप में एक मुद्दा होगा। सबसे लेटेस्ट घटना है, अरुण जेटली स्वतः बोले हैं, जो वित्त मंत्री थे, भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, कि राज्यसभा की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए। राज्यसभा भारत का परिसंघी ढांचा है। अब परिसंघी ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है। क्या इसको संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति समाप्त नहीं हुई? क्या राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है? यह आगे डिबेट का विषय होगा जब आगे पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज समझे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है गणराज्य होने के कारण, नॉमिनेटेड क्यों भाग नहीं लेता है, डायरेक्ट चुनाव क्यों होता नहीं है, इनडायरेक्ट क्यों होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। अब यदि आप लोग थोड़ा सा इसको और देखें तो हमारे यहां जैसे हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन
में 3 पहलू लेकर हम लोग अध्ययन करेंगे, अच्छा रहेगा। 3 मुद्दों को लेकर चलेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। पहला होता है कि निर्वाचन की प्रकृति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रकृति कैसी है। निर्वाचन की प्रकृति, राजनीतिक प्रकृति नहीं बोला हूं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रकृति इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन की प्रकृति कैसी है, अप्रत्यक्ष। शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अप्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देश की जनता का नेता पीएम है, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होगा। जनता के 2 नेता होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए हमने इनडायरेक्ट कराया है। दूसरा आता है निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति सब लोग जानते हैं, एकल संक्रमणी मत की अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणी मत की, एकल संक्रमणी मत की अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इस पर क्वेश्चन पूछा, एकल संक्रमणी मत क्या है? हमारे यहां जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकायों का, पंचायतों का, डायरेक्ट इलेक्शन इसको बोलते हैं। जब आप लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो कितने वोट डालते हैं? तो बोलते हैं सिंगल पर्सन सिंगल वोट, एक व्यक्ति एक मत। अब एक व्यक्ति एक मत का मतलब होता है कि देश का सबसे अमीर व्यक्ति अगर वोट डालेगा तो उसके मत का मूल्य भी एक ही है, और बहुत गरीब व्यक्ति अगर एक लोकसभा के चुनाव में वोट डालने गया तो उसके मत का मूल्य भी एक ही है। तो गरीब हो या अमीर हो, डायरेक्ट इलेक्शन में सभी के मतों का मूल्य बराबर है ना। यही लोकतंत्र है, समानता लोकतंत्र का आधार है। सबके मतों का मूल्य बराबर, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है, तो इनडायरेक्ट अगर चुनाव हो रहा है तो सांसद और विधायकों का मत का मूल्य निकालेंगे। तो एकल संक्रमणी मत का मतलब होता है चाहे अल्पसंख्यक पार्टी हो या बहुसंख्यक पार्टी हो। मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, तो बीएसपी को 1 सीट मिला है, कांग्रेस को 2 विधायक हैं, अपना दल के 12 विधायक हैं, बीजेपी के उतने विधायक हैं, तो 1 विधायक है बीएसपी का। जब राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश से विधायकों के मत का मूल्य निकलेगा तो चाहे 1 विधायकों वाली बीएसपी पार्टी हो या 12 विधायकों वाली अपना दल हो या बीजेपी हो, सभी के विधायकों के मत का मूल्य बराबर होगा राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा। तो यानी अल्पसंख्यक पार्टी हो या बहुसंख्यक पार्टी हो, यानी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या छोटा पॉलिटिकल पार्टी हो, 1 विधायक हो उसके या 235 विधायक हो उसके, राष्ट्रपति के चुनाव में जब विधायकों के मत का मूल्य निकलेगा तो विधायकों के मत का मूल्य बराबर होगा। इसी प्रकार जब संसद का मत का मूल्य निकलता है तो चाहे सबसे छोटा दल हो, यानी जिसका संसद की संख्या 1 या 2 हो, या निर्दलीय संसद हो, या रूलिंग पार्टी बीजेपी के सांसद हो, इन सब के मतों का मूल्य बराबर होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि सांसद और विधायक भाग लेते हैं, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों की संख्या 303 हो और एक पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य संख्या केवल 1 हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सभी के सांसदों के मत का मूल्य बराबर होगा। उस राज्य में सभी के विधायकों के मत का मूल्य बराबर होगा, चाहे वह अल्पसंख्यक पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुसंख्यक पॉलिटिकल किसी भी हो, सबके मत का मूल्य बराबर होता है। इसको हम लोग एकल संक्रमणी मत पद्धति कहते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत की अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तीसरा आता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, अभी मैंने बताया,
वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित क्यों भाग लेंगे? क्योंकि गणराज्य का चुनाव होने जा रहा है, और जो गण को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा उसे गणराज्य के प्रधान राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। कंफर्म हो गया। इसलिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें केवल इलेक्टेड होंगे। मैंने कहा कि राज्य क्यों भाग लेता है? राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राज्य भाग ले रहा है। लेकिन राज्य के विधायक जो नॉमिनेटेड वो क्यों भाग लेंगे? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष ही राष्ट्रपति नहीं बल्कि भारतीय गणराज्य का प्रधान भी राष्ट्रपति है, इसलिए वो लोग भाग नहीं लेंगे। ये व्यवस्था हमारे यहां की गई है। इस प्रकार आप लोग कह सकते भारत की राजनीतिक प्रकृति कैसी है? बोलो गणराज्य है। तो भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है। किसी भी निर्वाचित राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष उस देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि किसी भी निर्वाचित राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष उस देश का प्रथम नागरिक है। इसलिए भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि निर्वाचित राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष। इसलिए भारत का प्रथम नागरिक की संज्ञा दी गई हमारे यहां राष्ट्रपति को। ठीक है ना? तो ये गणराज्य मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। गणराज्य प्रकृति कैसी है, भारत की राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है कैसे, ये मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो आज का इतना ही होगा। फिर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो अलग से व्यवस्था पढ़ा जाएगा। आज तो मैंने केवल आपको गणराज्य प्रकृति का देखा था, भारत एक गणराज्य है, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया है कि भारत एक गणराज्य है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति कार्यपालिका जब शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे मुद्दे आएंगे। महाभियोग प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे लगता है, अमेरिका की तुलना भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव से कर लें तो और अच्छा है। वहां का व्यवस्था क्या है, भारत की व्यवस्था क्या है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया क्वासी जुडिशरी है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया जुडिशरी है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद किसी सदन में लाया जा सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही लाया जाएगा। ये सारी जो व्यवस्था आपको दिखाई देगा, ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे तो लॉजिक क्या है, एक एक तर्क को समझना जरूरी है। तो यदि आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो अब यूपीएससी फाइट करना असंभव है। ये नोट कर लो मेरी बात को आप लोग। यदि आप में रटने की प्रवृत्ति है, समझने की क्षमता नहीं है, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, आप में कंपैरेटिव स्टडी करने की क्षमता नहीं है, तो अब यूपीएससी आपके लिए बेकार है। ये ध्यान रखें। अब मैंने कहा था यूपीएससी ही नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं भी पास करना असंभव होगा, मुश्किल होगा। कब तक? जब तक अपना कंसेप्ट क्लियर करके नहीं चलेंगे। ये नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम के रिजल्ट रुकने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे टीचर कम्युनिटी की है, जिन्होंने कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया और आज भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तहत टीचिंग पढ़ाते हैं आप। इसलिए हम लोगों को भी बदलना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। दैट्स ऑल। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक है। धन्यवाद।